19 जनवरी 2026 की शाम दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा हुआ जो दिखने में छोटा था लेकिन मतलब बहुत बड़ा था। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद का प्लेन लैंड करने वाला था और उन्हें रिसीव करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। अब सवाल ये नहीं है कि पीएम एयरपोर्ट क्यों गए, सवाल ये है कब जाते हैं, जब सामने वाला देश सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि भविष्य का पार्टनर होता है। मीटिंग मुश्किल से 2 घंटे चली, ना लंबी स्पीच ना कैमरों के सामने ड्रामा, लेकिन निकलते वक्त एक चीज साफ थी, दोनों देशों ने 2032 तक का रोड मैप लॉक कर दिया है। भारत और यूएई का टारगेट $200 अरब का व्यापार। ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब दुनिया टैरिफ वॉर में फंसी है, सप्लाई चेन टूट रही है और पश्चिम एशिया फिर से अस्थिर हो रहा है। मतलब जब बाकी देश रुककर हालात देख रहे हैं, भारत ने कहा चलो हम आगे चलते हैं। ये डील सिर्फ पैसों की नहीं है, ऊर्जा, रक्षा और निवेश तीनों को एक साथ जोड़ा गया है। यानी यूएई अब भारत के लिए सिर्फ तेल बेचने वाला देश नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक एंकर बन चुका है। अब असली सवाल यहां से शुरू होता है, क्या यह पार्टनरशिप खाड़ी क्षेत्र में भारत की पोजीशन बदल देगी? और क्या यही वजह है कि बीजिंग और इस्लामाबाद इस डील को चुपचाप नोट कर रहे हैं? दोस्तों, यही पूरी तस्वीर हम आगे इस वीडियो में बहुत ही गहराई के साथ खोलेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आखिरकार दुनिया में चल क्या रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, शेख मोहम्मद का ये भारत आना कोई चलो फोटो खिंचवा लेते हैं वाला दौरा नहीं था। ये बात खुद इस फैक्ट से समझ आ जाती है कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो बार बार भारत आ रहे हैं। पिछले करीब 10 साल में ये उनकी 5वीं भारत यात्रा थी। अब सीधी सी बात है, आज की दुनिया में कोई भी लीडर बार बार वक्त और एनर्जी एक ही देश पर यूं ही खर्च नहीं करता। इस बार सबसे दिलचस्प चीज थी वक्त कम और फैसले भारी, सिर्फ 2 घंटे। लेकिन उन 2 घंटों में जो बातें हुई वो अगले 10 साल का रोड मैप तय कर गईं। प्रधानमंत्री मोदी और शेख मोहम्मद के बीच बातचीत सीधे इस नतीजे पर पहुंची कि 2032 तक भारत और यूएई आपस का व्यापार $200 अरब तक ले जाएंगे। अब सुनने में ये बड़ा नंबर लगता है, लेकिन अगर आज की स्थिति देखें तो ये कोई हवा में उड़ता ऐलान नहीं है। अभी 2025 से 26 में ही भारत यूएई ट्रेड $100 अरब पार कर चुका है। मतलब दोनों देशों ने साफ कर दिया है, अब स्लो गेम नहीं, अब फास्ट ट्रैक पर जाना है। और ये बातचीत सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं थी। ऊर्जा कहां से आएगी, कल की लड़ाइयों की तैयारी कैसी होगी, नई टेक्नोलॉजी में कौन किसके साथ खड़ा रहेगा, इन सब पर खुलकर चर्चा हुई। एलएनजी यानी गैस सप्लाई को लेकर लंबे समय की प्लानिंग भी टेबल पर आई। भारत के लिए ये बड़ी बात है क्योंकि आने वाले सालों में एनर्जी की भूख और ज्यादा बढ़ने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतना बड़ा $200 अरब का लक्ष्य आएगा कहां से? तो इसका जवाब है एक समझौता जिसने पहले ही कमाल दिखा दिया है। CEPA 2022 में लागू हुआ यह समझौता असल में भारत यूएई रिश्तों का गेम चेंजर बन गया। CIPA से पहले दोनों देशों का व्यापार करीब $43 अरब था और CEPA के बाद कुछ ही सालों में वो आंकड़ा लगभग 2 गुना हो गया। आज हालत ये है कि भारत का बड़ा हिस्सा यूएई में बिना भारी टैक्स के एक्सपोर्ट हो रहा है। कपड़ा, जेम्स ज्वेलरी, दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी वो सेक्टर जहां सबसे ज्यादा भारतीय काम करते हैं। इसलिए ये डील सिर्फ सरकारों की नहीं है, ये सीधा असर डालती है ग्राउंड पर खड़े आम लोगों की जिंदगी पर। इसके अलावा आज भारत का नॉन ऑयल एक्सपोर्ट यूएई के साथ हर साल औसतन 25% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ रहा है। यानी हम सिर्फ कच्चा माल नहीं बल्कि वैल्यू वाली चीजें बेच रहे हैं। सबसे बड़ी मिसाल स्मार्टफोन। कुछ साल पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारत मोबाइल एक्सपोर्ट की बात करेगा, लेकिन 2023 से 24 में भारत ने अकेले यूएई को करीब $2.5 अरब के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट कर दिए। ये सीधा सीधा मेक इन इंडिया का ग्राउंड रिजल्ट है, कागजी योजना नहीं, फैक्ट्री से निकलता हुआ प्रोडक्ट। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब रिश्ते स्ट्रेटेजिक मोड में आ चुके हैं। 2023 में राजस्थान में भारत और यूएई की सेनाओं ने पहली बार डेजर्ट साइक्लोन नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। यानी बात अब सिर्फ दोस्ती की नहीं, मैदान में साथ खड़े होने की है। नौसेना और वायुसेना के बीच रेगुलर एक्सरसाइजें हो रही हैं और रक्षा सहयोग की बैठकों में अब चर्चा हथियार खरीदने से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी और जॉइंट प्रोडक्शन तक पहुंच गई है। यही वजह है कि यूएई ने भारत के डिफेंस प्रोडक्ट्स में खुली दिलचस्पी दिखाई है, चाहे वो ब्रह्मोस, आकाश एयर डिफेंस या फिर तेजस फाइटर जेट ही क्यों ना हो। ये भारत के लिए सिर्फ डील नहीं, ये मौका है डिफेंस एक्सपोर्ट गेम में सीरियस खिलाड़ी बनने का। 2025 में जब यूएई के आर्मी चीफ भारत आए तो बात सिर्फ मुलाकात तक सीमित नहीं रही। डीआरडीओ और भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री के साथ लंबी बैठकों ने जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग के दरवाजे खोल दिए।
अब जरा एनर्जी साइड देखिए। सितंबर 2024 में यूएई के क्राउन प्रिंस की भारत यात्रा के दौरान तेल, गैस और न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर कई अहम समझौते हुए। यूएई ने साफ कर दिया कि वो भारत में क्रूड ऑयल स्टोरेज को और विस्तार देना चाहता है। मतलब भारत के पास मुश्किल वक्त के लिए ज्यादा स्ट्रेटेजिक रिजर्व होगा। इतना ही नहीं, ADNOC और भारतीय कंपनियों के बीच अब्बू ढाबी के एक बड़े तेल ब्लॉक को लेकर जो डील हुई वो इतिहास बन गई, क्योंकि ये पहली बार है जब कोई भारतीय कंपनी यूएई के अंदर तेल उत्पादन में सीधे शामिल हुई है। और कहानी यहीं नहीं रुकती। गुजरात में यूएई की मदद से एक बड़ा फूड पार्क लगाने की तैयारी है, जिससे एग्री एक्सपोर्ट और सप्लाई चेन दोनों मजबूत होंगी। अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि भारत यूएई की साझेदारी सिर्फ जमीन और समंदर तक सीमित नहीं रह गई है, ये अब अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है। इसरो और यूएई की स्पेस एजेंसी के बीच शांतिपूर्ण अंतरिक्ष अनुसंधान को लेकर जो समझौता हुआ है वो दिखाता है कि भरोसे का स्तर कहां तक पहुंच चुका है। यानी अब सैटेलाइट, स्पेस टेक्नोलॉजी और रिसर्च में भी दोनों देश साथ साथ चलने की तैयारी में हैं। सिक्योरिटी फ्रंट पर भी तस्वीर साफ है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, खुफिया जानकारी का आदान प्रदान और डेजर्ट साइक्लोन जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये सब अब औपचारिकता नहीं बल्कि एक रूटीन कोऑर्डिनेशन बन चुका है। एक और बड़ा लेकिन कम चर्चित बदलाव फाइनेंशियल सिस्टम में आया है। भारत और यूएई ने अब सीमा पार लेन देन के लिए रुपया दिरहम सेटलमेंट सिस्टम शुरू कर दिया है। मतलब व्यापार के हर सौदे में डॉलर के चक्कर काटने की मजबूरी कम होती जा रही है। यूएई में बनने वाला इंडिया मार्ट इसी सोच का हिस्सा है, जहां भारतीय कंपनियों को सीधा ग्लोबल मार्केट मिलेगा। इसी भरोसे का नतीजा है कि यूएई से भारत में आने वाला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ा है। 2022 से 23 में ये आंकड़ा 3 गुना से भी ज्यादा बढ़कर करीब 3.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यानी मेक इन इंडिया और मेड इन एमिरेट्स दोनों को फायदा। अब सवाल ये है, इससे चीन और पाकिस्तान बेचैन क्यों हैं? सबसे पहली वजह खाड़ी क्षेत्र। चीन पिछले कई सालों से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए खाड़ी में पकड़ बनाना चाहता है। ग्वादर पोर्ट से लेकर समुद्री रास्तों तक उसकी रणनीति साफ रही है। लेकिन भारत यूएई की मजबूत जोड़ी इस पूरे गेम को बिगाड़ रही है। यूएई, जो खाड़ी सहयोग परिषद का एक बेहद अहम देश है, आज भारत को प्राथमिकता दे रहा है और यही बात चीन को चुभ रही है। दूसरा झटका पाकिस्तान को लगा है। यूएई कभी पाकिस्तान का काफी भरोसेमंद साथी माना जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। आतंकवाद के मुद्दे पर यूएई खुलकर भारत के साथ खड़ा दिखा है और भारतीय डिफेंस सिस्टम, चाहे ब्रह्मोस हो या तेजस, उनमें यूएई की दिलचस्पी इस्लामाबाद के लिए साफ साफ चिंता की बात है। तीसरा और शायद सबसे अहम पॉइंट, ग्लोबल सप्लाई चेन। भारत का बड़ा उपभोक्ता बाजार और तेजी से बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग क्षमता जब यूएई के लॉजिस्टिक्स और ट्रेड हब से जुड़ती है तो एक नया इकोनॉमिक सेंटर बनता है और ये सीधा सीधा चीन के सप्लाई चेन दबदबे को चुनौती देता है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? भारत अब सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं रह गया, भारत अब निर्णय लेने वाला खिलाड़ी बन चुका है। यूएई के राष्ट्रपति की सिर्फ 2 घंटे की यात्रा और प्रधानमंत्री मोदी का खुद एयरपोर्ट जाकर स्वागत करना, ये सब इशारे हैं कि ये रिश्ता अब औपचारिक नहीं रहा। 2032 तक 200 अरब डॉलर का लक्ष्य कोई हवाई आंकड़ा नहीं है। ये उस नई वैश्विक व्यवस्था की झलक है जहां भारत अपनी जगह खुद तय कर रहा है। ऊर्जा हो, रक्षा हो, टेक्नोलॉजी हो या अंतरिक्ष, भारत और यूएई मिलकर एक ऐसा मॉडल बना रहे हैं जो पूरे क्षेत्र का संतुलन बदल सकता है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि 2032 तक ये 200 अरब डॉलर का टारगेट हासिल हो पाएगा? और क्या ये साझेदारी वाकई में चीन पाकिस्तान की रणनीति को रीशेप कर देगी? सभी दोस्त अपनी राय कमेंट में जरूर बताएगा। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।